जंगल में गरीब का घर। किसी गांव में राधिका नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। राधिका की 2 बेटियां थी, गीता और बबीता। राधिका का पति गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम करता था, लेकिन साथ ही वो 1 नंबर का शराबी था। शाम को उसे मजदूरी के जो भी पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो शराब पी लेता था। वो बहुत ही कम पैसे राधिका के हाथ में देता था, जिस वजह से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब भी राधिका अपने पति जग्गू से पैसे को लेकर शिकायत करती, तो जग्गू उसे मारना पीटना शुरू कर देता था। दूसरी तरफ राधिका की सास कमला हमेशा अपने बेटे जग्गू की तरफदारी करके राधिका को भला बुरा कहती थी। फिर एक दिन राधिका की बड़ी बेटी गीता बहुत बीमार पड़ जाती है। सुनिए जी, हमारी बड़ी बेटी गीता को तेज बुखार है, उसे फौरन किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा, वरना उसकी हालत और खराब हो जाएगी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉक्टर को देने के लिए पैसे कहाँ हैं? पैसे क्या तेरे बाप के घर से आएंगे? सुबह आपके कपड़े धोते वक्त मैंने आपकी जेब में पैसे देखे हैं, उन पैसों से हमारी बेटी की दवाई आ जाएगी। अरे वो पैसे तो मैंने अपनी शराब के लिए बचा के रखे हैं। आज संडे का दिन है, आज तो मैं विलायती पीऊंगा। आप कैसे बेरहम पिता हो, अपनी बीमार बेटी की फिक्र छोड़कर आप शराब के बारे में सोच रहे हो। देखिए मुझे वो पैसे दे दीजिए, वरना पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल हो जाएगा। एक बार कहा ना तुझसे, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। तू और तेरी बिटिया, तुम तीनों मुझ पर बोझ हो गई हो। जाकर कहीं कुएं में मर जाओ, ताकि मुझे रोज रोज की झंझट से छुटकारा मिल सके। इतना कहकर जग्गू घर से बाहर चला जाता है। माँ जी आप ही कुछ पैसे दे दीजिए, ताकि मैं अपनी गीता का इलाज करवा सकूं। देखिए ना, बुखार के कारण बेचारी कितनी तड़प रही है। तेरी नालायक बेटियों के ऊपर खर्च करने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ बुखार से ये मर जाए, मेरे घर से एक मुसीबत तो कम होगी। इतना कहकर कमला टीवी देखना शुरू कर देती है। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी मिली है। मेरा पति हम लोगों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी। तभी खिड़की के पास से राधिका को एक आवाज सुनाई देती है। राधिका पलट कर देखती है, खिड़की पर उसके पड़ोस में रहने वाली आरती खड़ी थी। तेरे घर में जो कुछ हुआ मैंने सुना है, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे तेरी बेटी की दवाई के लिए पैसे दूंगी, लेकिन बाद में मुझे आपके पैसे लौटाने भी पड़ेंगे। आप तो जानती हो मेरा पति मुझे 1 रुपया नहीं देता, फिर भला मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगी। तू मेरे पैसों की चिंता मत कर, पहले अपनी बेटी का इलाज करवा। ये कुछ पैसे हैं, अपनी बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। इतना कहकर आरती राधिका को कुछ पैसे देकर वहां से चली जाती है। उन पैसों को पाकर राधिका बहुत खुश होती है और फौरन गीता को डॉक्टर के पास ले जाती है। दवाइयां खाने के बाद गीता की हालत में सुधार हो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, ये देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए नई बहू लेकर आया हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, साथ में ये 3 लाख रुपए भी लेकर आई है। अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तभी राधिका अपनी बेटियों को लेकर वहां आ जाती है। जग्गू के साथ दूसरी औरत को देखकर राधिका के सर पर आसमान टूट पड़ता है। ये सब क्या है? ये औरत कौन है? ये मेरी नई पत्नी है, आज से ये इसी घर में रहेगी। लेकिन मेरे होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? देखो, मैं कानून अच्छी तरह से जानती हूँ। आप इसे इसी वक्त घर से बाहर निकाल दो, वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। अरे चुप हो जा, बड़ी आई पुलिस में शिकायत करने वाली। तू तो दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई थी, लेकिन ये पूरे 3 लाख रुपए लेकर आई है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं इस औरत को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे इसी वक्त घर से बाहर निकालो। तभी जग्गू के साथ आई निकिता कहती है, ये औरत तो कुछ ज्यादा ही पटर पटर कर रही है। जग्गू डार्लिंग, इसका कुछ इंतजाम करो, वरना मैं वापस चली जाऊंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाना। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, इन तीनों को ठिकाने लगाना होगा, वरना हम चैन से नहीं जी पाएंगे। बहू बिल्कुल ठीक कहती है, इन तीनों को जान से मार दे जग्गू, तभी हमें मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। ये सुनकर राधिका घबरा जाती है और अपनी बेटियों को लेकर घर से बाहर भागने लगती है। लेकिन तभी तीनों राधिका और उसकी बेटियों को पकड़ लेते हैं। मैं इन तीनों को बैलगाड़ी से जंगल में ले जाता हूँ, उसके बाद वहाँ के जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे और इनकी लाश तक नहीं मिलेगी। फिर जग्गू उन तीनों के मुंह में पट्टी बांधकर उन्हें बैलगाड़ी में लाद कर पास के जंगल में ले जाता है।
उसके बाद जग्गू उन तीनों को पेड़ से बांध देता है। आप हम पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? अरे मेरे ना सही, कम से कम अपनी मासूम बेटियों के बारे में तो सोचो। अपनी बकवास बंद कर, मुझे तुम तीनों से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जग्गू वहां से चला जाता है। जंगल में जानवरों की तरह तरह की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। तभी उन तीनों की गंध पाकर एक शेर वहां आ जाता है। शेर को देखकर राधिका और उसकी बेटियां डर के मारे थर थर कांपने लगती हैं। माँ लगता है ये शेर हमें मारकर खा जाएगा, कुछ करो। मेरी प्यारी बेटियों, अब हमारे सामने बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब हमें सब कुछ अपनी तकदीर पर छोड़ना होगा। दुआ करो कि अगले जन्म में हमें अच्छी जिंदगी मिले। शेर उन तीनों को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहां एक बंदर आ जाता है। बंदर के हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। बंदर आग से शेर को डराना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में शेर आग से डर कर वहां से भाग जाता है। उसके बाद बंदर उन तीनों की रस्सियां खोलकर उन्हें आजाद कर देता है। मेरे रहते तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को घबराने की जरूरत नहीं है दीदी। अब तुम तीनों को कोई खतरा नहीं होगा। उसके बाद बंदर अपने कुछ साथियों को बुला लेता है। फिर वो सभी पत्ते और लकड़ियों से राधा और उसकी बेटी के रहने के लिए एक घर तैयार कर देते हैं। अरे वाह माँ, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। हमें रहने के लिए घर तो मिल गया है, लेकिन हम खाना क्या खाएंगे? इस जंगल में तो कुछ भी नहीं मिलता। मेरे रहते तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटी। दीदी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद बंदर राधिका को एक कुएं के पास ले जाता है। उसके अंदर बहुत ही सुंदर और चमकदार फूल मौजूद थे। ये फूल बहुत ही अनोखे हैं। इनके रस से शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी आसानी से ठीक हो जाती है। इन फूलों का रस निकालकर शहर के बाजार में बेचना शुरू कर दो। उसके बाद तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी और तुम अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जी सकोगी। हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया। उसके बाद बंदर कुएं के अंदर उतरकर वहां से ढेर सारे फूल तोड़कर बाहर ले आता है। फिर राधिका सभी फूलों का रस तैयार करके शीशी में भर लेती है। फिर उन्हें शहर के बाजार में बेचना शुरू कर देती है। सभी बीमारियों की एक दवा, आओ आओ मेरी दवाई पीकर अपने शरीर की सारी बीमारी भगाओ। तभी एक बूढ़ा आदमी राधिका के पास आता है। बेटी, मुझे कई दिनों से खांसी हो रही है। डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिला। क्या तुम्हारी ये दवाई पीकर मेरी खांसी दूर हो जाएगी? हाँ, आप चाहे तो मेरी ये दवाई अभी आजमा सकते हो। उसके बाद राधिका एक शीशी बूढ़े को पकड़ा देती है। बूढ़ा उसी वक्त शीशी की दवाई पी लेता है। थोड़ी देर में बूढ़े को राहत महसूस होने लगती है। अरे वाह बेटी, मेरे गले की खांसी तो पूरी तरह ठीक हो गई। सच में तुम्हारी ये दवाई तो जादू जैसा असर करती है। ये रहे तुम्हारे पैसे। देखते ही देखते राधिका की दवाई की चर्चा चारों तरफ होने लगती है और लोग उसके पास लाइन लगाकर दवाई खरीदना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन, जी सुनिए, मैं भारत आयुर्वेदिक कंपनी का मैनेजर हूँ। मैंने आपकी दवाई की काफ़ी चर्चे सुने हैं, इसलिए मैं आपको एक ऑफर देने आया हूँ। आप हमारी कंपनी के साथ मिलकर काम करिए। एडवांस के रूप में मैं आपको पूरे 50 लाख रुपए दूंगा और साथ ही हर महीने मुनाफे का एक मोटा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इतना बढ़िया ऑफर सुनकर राधिका इनकार नहीं कर पाती और हामी भर देती है। उसके बाद तो राधिका और उसकी बेटियों के ऊपर मानो पैसों की बारिश होने लगती है। राधिका अपनी दोनों बेटियों को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जग्गू की पत्नी निकिता दोनों माँ बेटे को घर से बाहर निकालकर पूरे घर पर कब्जा कर बैठ जाती है। जग्गू शराबी था। शराब की वजह से उसका पूरा शरीर कमजोर पड़ चुका था। अब उससे मेहनत का काम नहीं किया जाता था, इसलिए दोनों माँ बेटे सड़कों पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक दिन राधिका की नजर जग्गू और उसकी माँ पर पड़ती है। दोनों लोगों से गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहे थे। उन दोनों की ये हालत देख राधिका को उन दोनों पर जरा भी तरस नहीं आता, बल्कि उसे एक प्रकार का सुकून मिलता है, क्योंकि उन दोनों ने राधिका और उसकी बेटियों पर बहुत अत्याचार किए थे। किसी ने सच ही कहा है,
हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल हमें यहीं चुकाना पड़ता है। उसके बाद राधिका उन दोनों को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है।